अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस करनी है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 10th क्लास एमसीक्यूज असेसमेंट। तो चलिए हम एमसीक्यूज वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन डैश प्लेन। अब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पता है कि चाहे रिफ्लेक्शन है चाहे रिफ्रैक्शन है, लाइट जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन के दौरान भी और रिफ्रैक्शन के दौरान भी अपना प्लेन चेंज नहीं करती, वो सेम प्लेन में रहती है। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आई है उसी प्लेन में ही जो है उसकी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, या रिफ्रैक्शन के बाद जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आई है उसी प्लेन में ही उसकी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। सो एक्चुअली ऑल ऑफ दीज रेज लाई इन सेम प्लेन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट विद ऑलमोस्ट नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीम्स डैश टू अस। ठीक है, अब बेटा देखिए मेरी बात सुने। जब भी हम कुछ भी देखते हैं वो हमें कैसे नजर आता है, वो हमें लाइक इस तरह नजर आता है कि लाइट जो है, जैसे लेट्स से मैं बोर्ड मार्कर को देख रहा हूं तो लाइट जो है वो इसके ऊपर आगे फॉल कर रही है, फॉल करने के बाद मेरी आईज में जा रही है जो कि इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कलर्स हमें नजर आ रहे हैं कैसे नजर आते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब यहाँ पर इसका ब्लू कलर मुझे नजर आ रहा है, इसका मतलब जो भी जितनी भी इसके ऊपर लाइट आके फॉल कर रही है वो सारी सारी एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो ब्लू कलर है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह बेटा कोई भी सरफेस है वो जोन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ये जोन से डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट कर रही है, उनका कॉम्बिनेशन हमें मिलके नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर ऐसी सरफेस जो किसी किस्म की कोई भी लाइट, कोई भी वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट ना करे, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर जाए, ठीक है, तो एक्चुअली बेटा वो हमें फिर ब्लैक नजर आएगा वहां से। अगर हमें कोई सरफेस ब्लैक नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी सरफेस है जो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, वहां पर किसी किस्म की कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। तो अ पॉइंट विद ऑलमोस्ट नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीम्स डैश टू अस, ब्लैक टू अस। इस तरह बेटा अगर यहां पर मैं ये क्वेश्चन करता कि अगर वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दे, सारी की सारी यानी कि 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स है ना, तो 7 की 7 वेवलेंथ्स को वो रिफ्लेक्ट कर दे तो फिर मुझे कैसा नजर आएगा, फिर बेटा वो मुझे व्हाइट सरफेस नजर आएगी। व्हाइट सरफेस हम कहते हैं ऐसी सरफेस को जो तमाम की तमाम वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। अच्छा, लाइट एग्जिस्ट एज, कि जो लाइट है वो कैसे एग्जिस्ट करती है। बेटा देखिए जो लाइट है इसके ऊपर काफी देर से बहस चलती आ रही है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो चुका है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर में, यानी कि इसको जो कॉर्पस्कुलर नेचर या पार्टिकल नेचर या मटेरियल नेचर हम कह लें, उसके अंदर मौजूद होती है, और लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में भी मौजूद होती है। ठीक है, ये चंद एक आपके फर्दर एमसीक्यूज हैं इसी टॉपिक में से कि जो कॉर्पस्कुलर नेचर है वो न्यूटन ने डिस्कवर की थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले मैक्सवेल ने दी थी। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये यंग एक साइंटिस्ट 1802 में वेव नेचर जो है ना उसको प्रूव किया था। देन प्लैंक ने फोटॉन्स, ठीक है, की फॉर्म में लाइट को डिस्कवर किया था, और ये एक्सपेरिमेंटली बाद में प्रूव भी किया गया था कि लाइट एग्जिस्ट एज फोटॉन्स। फोटॉन्स का मतलब है स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, तो ये बेटा एक्चुअली आप देखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है, यानी कि जो वेव नेचर है उसको भी और पार्टिकल नेचर को भी। तो यहां पर आकर फिर बेटे हम कहते हैं कि जो लाइट है एक्चुअली इट एग्जिस्ट एज ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब क्या है कि वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। सो एक्चुअली लाइट एग्जिस्ट एज ड्यूल नेचर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, डैश सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट इन मेनी डायरेक्शंस। बेटा देखें अगर स्मूथ सरफेस होगी तो वो सिंपल एक डायरेक्शन में लाइट आई है और एक ही डायरेक्शन में आगे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो रफ सरफेस है उसकी इररेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, वहां पर मतलब कि वो कुछ पता नहीं है कि किस पॉइंट पे जाकर वो लाइट किधर को चली जाएगी। ठीक है, वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, वो मैनी डायरेक्शंस में हो रही होती है। सो एक्चुअली रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट इन मैनी डायरेक्शन, रफ सरफेसेस। ठीक है, अच्छा, if the object is placed at the center of curvature of a concave mirror the image forms at। बेटा देखिए मेरी बात सुने, ये लेट्स से कि मेरे पास एक कनकेव मिरर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आपको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू 2f। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस करेंगे, जैसे लेट्स से कि मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो इमेज भी 2f पर ही बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस करेंगे तो इमेज भी 2f पर ही बनेगा। ठीक है, होगा इन्वर्टेड बट बनेगा 2f पर ही। ये कनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्चुअली बेटा अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है एट 2f। तो बेटा देखना मेरी बात सुने, हमारे पास एक फोकल है, दो फोकल है, आपको पता नहीं यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस जो है वो 2f के फोकल लेंथ का डबल होता है।
ठीक है। तो एक्चुअली 2f पर बनेगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये दोनों बातें सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2f पे बनना, ये दोनों बातें सेम है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा, राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम करते हैं कि डैश ऑफ द मिरर इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द मिरर। बेटा जो पोल ऑफ द मिरर होता है ना, इसको हम वर्टेक्स ऑफ द मिरर का नाम भी देते हैं। ये जो यहाँ पे होता है ना, इसको हम पोल कहते हैं। तो जो पोल ऑफ द मिरर है बेटा, इसको हम वर्टेक्स ऑफ द मिरर का नाम भी देते हैं। इफ द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर फोकस आ रहा है, इसका मतलब कि बनने वाला इमेज वर्चुअल है, वो फोकस भी वर्चुअल है। ऑब्वियसली अगर फोकस वर्चुअल होगा तो इमेज भी वर्चुअल होगा। तो यहाँ पर बेटा कहते हैं कि फोकस इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। हाँ, ये दोनों बातें ठीक है, फोकस भी वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल है। एंड द इमेज इज रियल, यहाँ पर बहुत बी ऑप्शन आना था, ठीक ठीक है। सो द इमेज इज रियल, बेटा ये वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा कि बोथ ए एंड बी। अच्छा बेटा, उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक कनकेव मिरर से 6 सेंटीमीटर के फासले पर खड़ा है। तो बेटा ये जो है हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ जाना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो बेटा ये मेरे पास आ जाना है, ये इसकी फोकल लेंथ आ जानी दैट इज प्लस 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इमेज कहां पर बनेगा। बेटा देखिए, अगर तो लेट्स से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो भी आपको पता होना चाहिए, और अगर एमसीक्यूज आते हैं तो बेटा ये मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला ड्राइव कर दिए तीनों, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये स्टेप्स आप ऊपर वाले करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज में बेटा ये स्टेप्स करने जरूरी नहीं होते, क्योंकि एमसीक्यूज में जस्ट आपने उसका आंसर बताना होता है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो ये बेटा मैंने तीनों फॉर्मूला बना दिए हैं, एस ए मतलब कि एफ के लिए भी बना दिया है, पी के लिए भी बना दिया है, क्यू के लिए भी बना दिया। बेटा आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि हमने क्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं शॉर्टकट फॉर्मूला से ही करूंगा, ठीक है। तो बेटा अब हमने क्यू फाइंड करना, तो बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जो क्यू है वो मेरे पास इक्वल आ जाना, फोकल लेंथ है बेटा मेरे पास 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी है, ठीक है, वो बेटा मेरे पास आ जाना है 6 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे और ये बेटा मेरे पास आ जाना है पी जो है वो 6 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। और बेटा जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो बेटा क्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, अब क्यू माइनस 15 है तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बात भी पता लगा सकते हैं जो इमेज है वो वर्चुअल है। अब ये देखें, ये जो मेरे पास मिरर था ये कनकेव मिरर था, और कनकेव मिरर यूजुअली रियल इमेज बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल है, हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। तो बेटा देखिए मेरी बात सुने, हमने ये चीज पढ़ी थी कि कनकेव मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट इनसाइड द फोकस आएगा तो बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा। तो यहाँ पर बेटा आप इस चीज को जरा देख लें कि जो उसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पे खड़ा है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ के अंदर खड़ा है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है वो 6 है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ के अंदर खड़ा है। और अगर वो फोकल लेंथ के अंदर खड़ा है तो इसका मतलब अंडरस्टूड बात है कि बनने वाला इमेज जो है वो वर्चुअल ही होगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.25। तो यहाँ पर बेटा ये जो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो बता रहा है, कह रहा है उसका क्रिटिकल एंगल बताएं कितना है, ठीक है। अब बेटा देखिए, जब हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर रहे हैं उसमें एक चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि वो ये है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है। और जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो उस वक्त हमारे पास जो स्नेल्स लॉ होता है वो इस तरह हो जाता है कि साइन एंगल ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एन, क्योंकि वो डेंसर टू रेयर जा रही है। दूसरी बात बेटे हमें पता होनी चाहिए कि क्रिटिकल एंगल के लिए जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बेटा ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह बेटा जो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये मेरे पास क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिखूंगा, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 1.25। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करने इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.25 जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल आ जाना है साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। और यहाँ पर बेटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की इक्वल आ जाना है साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री, ये 1 की इक्वल आ जाएगा डिवाइड बाय 1.25। तो 1 को 1.25 पे डिवाइड करेंगे और जो भी बेटा उसका आंसर आएगा उसको हम साइन इनवर्स लेंगे उसका, ठीक है। और जब इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 53.1 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दौरान क्या होता है।
लाइट बेंड्स, तो बेटा ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, और उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। स्पीड चेंजेस, बिल्कुल बेटा, जब मीडियम चेंज करेगा तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मुताबिक स्पीड जो है वो चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है बेटे। देखिए कि जब मीडियम चेंज होता है, लाइट बेंड करती है, उसकी स्पीड कम होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों मीडियम्स में जो है ना वो जो उसकी पहले थी वही रहती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब कि हमारे सारे आंसर ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। जाहिर बात है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता चला जाएगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होती जाएगी। इवन दैट हम स्पीड ऑफ लाइट देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज्यादा है, ठीक है। तो जितनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, तो इसका आंसर बेटे हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद बेटे ड्यूरिंग बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब ये कि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से क्या चीज पॉसिबल नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर है, बिल्कुल पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब लाइट लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल हो जाती है क्योंकि वो टुवर्ड्स ही नॉर्मल बेंड हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर, ये बात भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है। उसकी रीजन क्या है कि जब हाई डेंसिटी मीडियम से लो डेंसिटी मीडियम में लाइट जाएगी तो वो अवे द नॉर्मल बेंड होगा और वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे तो बेंडिंग होगी नहीं, बेंडिंग होगी तो मतलब एंगल चेंज हो रहा है। अब चाहे वो रिफ्रैक्शन का एंगल स्मॉल हो रहा है चाहे ग्रेटर हो रहा है, पर चेंज जरूर हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से निकालो बेंडिंग तो हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। डी में देखते हैं कि रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है जब क्रिटिकल एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री पे बेंडिंग होना क्वाइट पॉसिबल है, और ये हर मीडियम के लिए स्पेसिफिक क्रिटिकल एंगल होता है जो 90 डिग्री पे बेंड करवाता है। तो इसका मतलब कि वाहिद ऑप्शन ये है जो कि पॉसिबल नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का है वो कितना है बेटा, हमारे पास 2.42 होता है, और ये बेटा हमारे पास एक प्रॉपर टेबल बना हुआ है, टेबल आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना, उसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा 2.42 होता है, 1.00 एयर का होता है, 1.33 वाटर का होता है, और ये जो 1.52 ये क्राउन ग्लास का होता है। इस तरह बेटा डिफरेंट वहां पर कोई 5-6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए, तो वो आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, देखा अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, उसका सिंपल मेथड ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो यहां से बेटा आप इसको निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट एयर में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड करते हैं बेटा हम 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा मीटर पर सेकंड से कट गया, 10⁸ से कट गया, 3 को जब मैं 2.3 पे डिवाइड करूंगा तो राउंड ऑफ करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.3। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज डैश यूनिट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कौन से यूनिट्स होते हैं, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। यहाँ पर देखें ना मीटर पर सेकंड से कट गया, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, तो इसका मतलब कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट्स। वन डायोप्टर, बेटा वन डायोप्टर इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, सबसे पहली बात। और दूसरी बात बेटा ये है कि ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का मीटर्स में। अब चूंकि मीटर्स में रेसिप्रोकल है तो मीटर का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 पर मीटर, ठीक है। पर सेकंड जो है बेटा ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, पर केल्विन जो है बेटा ये मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, लीनियर भी और वॉल्यूम भी, और मीटर पर सेकंड बेटा हमारे पास यूनिट है स्पीड या वेलोसिटी का, ठीक है। तो एक्चुअली 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। अच्छा, इन बाइनोक्यूलर्स प्रिज्म्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट एट, बेटा देखिए जो पेरिस्कोप के आपने डायग्राम देखे ना, पेरिस्कोप में हम लाइट को बेंड करते हैं 2 मरतबा 90 डिग्री पे, बाइनोक्यूलर्स में बेटा हम लाइट को बेंड करते हैं एट 180 डिग्री, ठीक है। तो उसको 180 डिग्री पे लाइट को बेंड करवाते हैं हम।
तो बाइनोक्यूलर्स के अंदर जो हम प्रिज्म है उसको इस तरह सेट करते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो एट 180 डिग्री। आप डायग्राम देखेंगे ना तो वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। ये बेटा हमने डेफिनेशन में भी देखा था और वैसे भी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या है कि वो किसी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, यानी कि लो हाई डेंसिटी मीडियम से लो डेंसिटी मीडियम में लाइट जा रही हो। और दूसरी शर्त क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो। अब ये दोनों शर्तें होना जरूरी है, ये दोनों शर्तें जो है ना वो होंगी तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इट मींस दैट हमारा जो आंसर आएगा दैट इज बोथ। ठीक है, गैस्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी। बेटा हमारे पास तीन किस्म के एंडोस्कोप होते हैं, गैस्ट्रोस्कोप फॉर स्टमक, साइटोस्कोप फॉर ब्लैडर एंड ब्रोंकोस्कोप फॉर थ्रोट। ठीक है, तो अब यहाँ पे गैस्ट्रोस्कोप पूछा गया तो इट इज फॉर स्टमक। ए लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विद एट लीस्ट। बेटा एक लेंस जो है ना उसकी कम से कम एक सरफेस का कर्व्ड होना जरूरी है। जैसे लेट से बेटा यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस तरह करके अगर मेरे पास एक है तो इसको हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस कह देंगे। तो ये भी बेटा एक लेंस है, हालांकि इसकी एक सरफेस कर्व्ड है एक प्लेन है। और अगर इस तरह करके इसको हम बाय कन्वेक्स का नाम दे देंगे, सिंपली कन्वेक्स लेंस कह देते हैं, तो ये भी लेंस है। तो दोनों सरफेसेस भी कर्व्ड हो सकती हैं और सिर्फ एक सरफेस भी कर्व्ड हो सकती है। तो कम से कम उसने पूछा है कम से कम कितनी कर्व्ड सरफेस होंगी, तो एट लीस्ट देयर वन कर्व्ड सरफेस। टू प्रिज्म्स कैन कंबाइन टू फॉर्म ए कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। बेटा डिपेंड करता है कि हमने उनको जोड़ा कैसे है। ठीक है बेटा, देखें कि दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म इस तरह, ये एक प्रिज्म हो गया है। ठीक है, और यहां पर बेटा एक और प्रिज्म मैंने इस तरह करके जोड़ दिया है, तो बेटा ये मेरे पास बन जाएगा एक कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस बन जाएगा, दरमियान से ठीक है, साइडों से थिन है। लेकिन अगर मैं प्रिज्म को इस तरह जोड़ता हूं, इस तरह एक जोड़ दिया और बेटा ये मैंने दूसरा जोड़ दिया है, अब बेटा ये मेरे पास बन जाएगा एक कनकेव लेंस। तो एक्चुअली हम दो प्रिज्म्स को मिलाकर कन्वेक्स लेंस भी बना सकते हैं, कनकेव लेंस भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने इनको कंबाइन कैसे किया है। सो इसका मतलब हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। कनकेव लेंस भी बना सकते हैं और कन्वेक्स लेंस भी बना सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ऑफ अ लेंस इज 10 डायोप्टर, कि जो एक लेंस है उसकी पावर जो है वो हमारे पास 10 डायोप्टर है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अब आपको बेटा पता है कि ये फोकल लेंथ और पावर होती है लेंस है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फोकल लेंथ मेरे पास इक्वल आ जाएगी 1/p, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ पावर। तो बेटा ये मेरे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 डायोप्टर। लेकिन बेटा मुझे इस चीज का अंदाजा है कि जब हम इसका आंसर आएगा वो मीटर्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.1 मीटर। तो इसका मतलब मेरे पास 0.1 मीटर आंसर ठीक है। लेकिन मुझे चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में भी आंसर गिवन है तो मैं इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके देखूंगा। तो बेटा जब मैं मीटर को 100 पे मल्टीप्लाई करूं तो सेंटीमीटर बन जाता है, तो 0.1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास 10 सेंटीमीटर आंसर भी यहाँ पे गिवन है, तो 10 सेंटीमीटर भी बिल्कुल ठीक है और 0.1 मीटर भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बेटे नेक्स्ट में क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, उसने एक लेंस को प्लेस किया 1.5 डायोप्टर और उसके सामने उसने एक और लेंस रखा है 2 डायोप्टर। ठीक है, यानी कि उसने दो लेंसेज रखी है, एक लेंस इस तरह रखा है और उसके सामने एक और लेंस रखा है, एक हमारे पास है 1.5 डायोप्टर का और एक है 2 डायोप्टर का। तो उनकी कंबाइंड पावर क्या होगी। बेटे ये जरा समझ ले, बेटा जब दो लेंसेज है ना उनको हम आपस में आमने सामने एक दूसरे के रखते हैं और उनकी एक ही इमेज उनसे बनवाते हैं, तो जो उनकी कंबाइंड पावर होती है ना वो उन दोनों की या तीनों की जितने भी लेंसेज हैं उनका सम होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर को रख रहा हूं तो इन दोनों को जमा करो, 3.5 डायोप्टर बेटे उसकी पावर होगी। इस तरह बेटा चंद एक और बातें डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे इन दोनों की मैग्निफिकेशन पूछूं तो आपने करना है क्या कि जितनी मैग्निफिकेशन इसकी होगी जितनी मैग्निफिकेशन इसकी होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन हम दोनों लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और इन केस ऑफ पावर हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ए थिनर लेंस विल हैव, बेटा लेंस जितना ज्यादा थिन होगा जितना बारीक होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होगी और फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी कम होगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ए थिनर लेंस विल हैव ग्रेटर फोकल लेंथ। बिल्कुल ठीक बात है। ग्रेटर पावर नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रेटर फोकल लेंथ होगी पावर कम होगी, तो ये बात गलत है। लेसर पावर, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। इट मींस दैट बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर।
A convex lens forms an image equal to the size of the object when placed at 40 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है। तो बेटा पावर पूछी गई है। पावर ऑफ द लेंस पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। अब हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस इक्वल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट खड़ा होता है फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे। यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त 40 सेंटीमीटर का मतलब है कि 2f पे खड़ा है, तो 2f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि यहां से अगर मैं फोकल लेंथ निकालूंगा तो फोकल लेंथ बेटा मेरे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब यहां से बेटा मैं पावर निकाल तो सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ स्टेप्स करने पड़ने हैं। पावर की अगर आप डेफिनेशन पढ़े ना, वहां पर लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो पहले इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा। यहां पर मीटर से सेंटीमीटर में करना था, 100 पे मल्टीप्लाई किया था। यहां पर 100 पे डिवाइड कर दूंगा क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2 मीटर। अब बेटा मैं इसकी पावर फाइंड करूंगा। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर। और 1 डिवाइडेड बाय 0.2 किया तो बेटा ये मेरे पास आ जाना है 5 डायोप्टर। ठीक है, सो इन दैट केस ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उसकी जो पावर होगी वो 5 डायोप्टर होगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, बेटे यहां पे आना है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, द इमेज विल फॉर्म्स एट, कि इमेज है वो कहां पर बनेगा। बेटा यहां पर ना देखिए ये वाला एमसीक्यूज मैंने बनाया, इसमें 5 आपके पॉइंट्स है। पांचों पॉइंट मैं जल्दी से डिफाइन कर देता हूं। बेटा अगर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट 2f से पीछे खड़ा है तो जो बनने वाला इमेज है वो f और 2f के दरमियान में बनेगा। ठीक है, और वो इमेज होगा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे खड़ा है तो बनने वाला इमेज भी 2f पे बनेगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, और बेटा जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इक्वल इन साइज होगा। अगर तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में आ गया, तीसरा पॉइंट जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में आ गया तो बनने वाला इमेज जो है वो 2f के बाद जाके बनेगा। ठीक है, और ये रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट f के ऊपर आ गया, एग्जैक्टली फोकल पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, तो इमेज बनेगा ही नहीं क्योंकि लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो इमेज बनेगा ही नहीं। हम यहाँ पे कहते हैं कि इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे जाके, मतलब बनेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस के अंदर ले आते हैं, इनसाइड एफ ले आते हैं, तो आप बेटा जो बनने वाला इमेज होगा वो बिहाइंड बनेगा, बैकवर्ड जाके बनेगा, और वो वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा और इरेक्टेड होगा। ठीक है, ये वाहिद केस है जब हमारे पास कन्वेक्स लेंस इरेक्टेड इमेज बनाता है। तो यहां पर आप देखें इसमें से कौन सी दी हुई है कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया बिटवीन f एंड 2f, इसका मतलब जो बनने वाला इमेज है वो बियॉन्ड 2f बनेगा। ठीक है, ये पांचों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एज एमसीक्यूज दोनों इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, के एक ऑब्जेक्ट को हमने 10 सेंटीमीटर पर प्लेस किया है, यानी कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और फॉर्म्स फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फोकल लेंथ है एंड दैट फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो इमेज कहां पर जाके बनेगा, यानी कि हमसे इमेज डिस्टेंस जो है वो पूछा गया। मैंने अभी आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताई है। ठीक है, तो जो मेरे पास Q का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा FP डिवाइडेड बाय P माइनस F। तो आप सिंपली यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोकल लेंथ है बेटा हमारे पास 10 सेंटीमीटर और जो P है वो हमारे पास आ जाना 4 सेंटीमीटर। और इस तरह बेटा नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं कि हमारे पास जो P की वैल्यू आ जाना 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 10 माइनस 4 6। 40 को बेटा 6 पे डिवाइड करेंगे, 6.66 सेंटीमीटर बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इफ वी इंक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देन डैश डिक्रीजेस, कि क्या कौन सी चीज इसमें से डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब बेटा देखिए जो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है Q ओवर P, और ये बेटा इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P को इंक्रीज किया है, तो बेटा अगर हम P को इंक्रीज करेंगे सो इन दैट केस मैग्निफिकेशन उसकी कम होती चली जाएगी। एक लेंस से हम ऑब्जेक्ट को जितना दूर लेके जाते जाएंगे इमेज उतना छोटा बनता जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी मैग्निफिकेशन कम होती चली जाएगी, तो इसकी मैग्निफिकेशन कम होगी। अब मैग्निफिकेशन कम होने का क्या मतलब है कि इमेज छोटा बन रहा है, यानी हाइट ऑफ इमेज भी कम होगी। तो ये दोनों बातों का मतलब सेम ही है कि हाइट ऑफ इमेज भी कम होगी और मैग्निफिकेशन भी कम होगी। इसका मतलब बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। If focal length of the focal length of objective lens in compound microscope, के compound microscope में जो objective lens है उसकी जो focal length है वो क्या होती है,
बेटा एक्चुअली इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत है, 2-3 सेंटीमीटर लिखे हुए, तो इट एक्चुअली इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर टेलीस्कोप, मतलब डैश इज फॉर टेलीस्कोप एंड डैश इज फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फोकल लेंथ कंपेयर की हुई है ऑब्जेक्टिव और आईपीस की। बेटा जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, इसके अंदर जो मेरे पास आई पीस है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव की कम होती है। और जो टेलीस्कोप है इसमें उल्ट होता है बेटा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होती है, आई पीस की कम होती है। ठीक है, सो इन दैट केस बेटे हम ये बात करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। पहले हमारे पास है एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, और दूसरा जो है एफ ओ इज लेस देन एफ ई, तो ए ऑप्शन बेटे मैच कर रहा है, सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इन ऑर्डर टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, बेटा अगर हमने कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारी आंख में कौन कौन से काम होंगे। ठीक है, अगर हमने कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो बेटा हमारा लेंस जो है वो थिन हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, यानी उसकी डेविएशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेंस थिन हो गया, डेविएशन कम होगी, थिन लेंस का आपको पता है कि फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और इसको करने में जो हमारे सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे। जब वो रिलैक्स करेंगे ना, तो एक्चुअली इसका साइड पे लगे तो रिलैक्स करेंगे, जैसे करके लेंस थिन हो जाएगा। तो जब भी हमने क्या कहते हैं कि कोई डिस्टेंट कोई दूर वाला ऑब्जेक्ट देखना है तो डेविएशन कम हो जाएगी, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, सिलेरी मसल्स रिलैक्स कर जाएगी। ये तीनों ऑप्शन ठीक है। इस तरह अगर आपसे पूछा है कि हमने कोई करीब क्लोज ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उल्ट होगा, उसमें डेविएशन ग्रेटर होगी, फोकल लेंथ स्मॉलर होगी, और सिलेरी मसल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपको दोनों तरीके से आने चाहिए। एकोमोडेशन का क्वेश्चन है, उसके पॉइंट्स भी हैं, तो ये आपको बेटे याद होने चाहिए सारे। तो एक्चुअली ये तीनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव। फार साइटेडनेस कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग ए। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, फार साइटेडनेस को अगर हम रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेटा हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। इस तरह बेटा अगर हम नियर साइटेडनेस को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, आइरिस मसल्स कंट्रोल, आइरिस मसल्स क्या कंट्रोल करते हैं बेटा, हमारी आंख में दो किस्म के मसल्स होते हैं। आइरिस मसल्स का काम होता है कि इन्होंने साइज ऑफ प्यूपिल यानी कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करना होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो साइज ऑफ प्यूपिल है उसको कंट्रोल करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। फोकल लेंथ को बेटा कंट्रोल करते हैं सिलेरी मसल्स, अभी हम पढ़ के हटे हैं, तो सिलेरी मसल फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं। और एकोमोडेशन का मकसद यही होता है कि फोकल लेंथ को चेंज करना अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ये काम जो है सिलेरी मसल्स के हैं। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन में बेटा इनमें से किसी का कोई रोल नहीं होता, किसी किस्म के कोई मसल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सो एक्चुअली जो हमारे पास एक वाहिद राइट ऑप्शन है दैट इज द साइज ऑफ द प्यूपिल। और यहाँ पर आपके मजीद दो एमसीक्यूज हैं। अगर डिम लाइट है तो साइज ऑफ प्यूपिल जो है वो ज्यादा हो जाता है, और अगर ब्राइट लाइट है तो साइज ऑफ प्यूपिल कम हो जाता है, ताकि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सके। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, कमेंट लाजमी करें, और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है सबके साथ शेयर करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।